एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका लक्ष्य यूपी बोर्ड 2024 के पेपर के लिए। यह है फोर्थ वीडियो जिसको मैंने डे 4 नाम दिया है। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बच्चों का डाउट थोड़ा क्लियर कर दूं। ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं मेरे बच्चों, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना। ठीक। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट सा इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, तो मेरे बच्चों अगर आप इस चैनल के कंटेंट में आप जाओगे तो इसमें डिटेल्ड वीडियो भी इन टॉपिक्स के हैं जिसमें पूरे डेरिवेशन वगैरह सब बताया गया है। मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी इंक्लूड कर दूंगा, तो अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। यहां इस सीरीज का मतलब है आपको आंकिक प्रश्नों को तैयार कराना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में कुल मिलाकर पिछले 2010 से लेकर 2023 यानी पिछले साल तक जितने क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रूप से समझ लेने हैं। तो हम सबसे पहले 3 या 4 पॉइंट को समझेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमें समझ में आया कि नहीं आया आए हुए क्वेश्चन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र की, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सब वैद्युत क्षेत्र को जानना कि आखिर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो आप ऐसे समझ लीजिए मेरे बच्चों, कोई भी जो आवेश होता है, कोई भी हम जब आवेश की बात करेंगे, किसी भी आवेश की बात करते हैं, चाहे वो प्लस है और चाहे वो माइनस है मेरे बच्चों। आवेश प्लस है माइनस, तो प्लस आवेश या माइनस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक रीजन होता है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर आप परीक्षण आवेश को लाओगे, कैसा आवेश लाओगे, परीक्षण आवेश को लाओगे, तो जैसे ही परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस पर क्या लगने लगता है मेरे बच्चों, इस पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। तो यानी कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, तो आप कहोगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करने लगे, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हो गई परिभाषा। अब दूसरा पॉइंट कि भाई वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो हो गई, अब वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र का मान, या इसको कह सकते हैं परिमाण। तो वैद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण, तो हमने क्या सीखा था कि अगर आप किसी भी आवेश के पास किसी परीक्षण आवेश, जिसको मैंने यहां Q नॉट मान लिया है, इसको लेके आते हैं, उस पर एक बल लगेगा। अगर आप लगने वाले बल को परीक्षण आवेश के मान से भाग कर दो, या ऐसा कह दें कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान का जो अनुपात होता है वो क्या बताता है, वो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताता है, जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे ई से शो करते हैं। तो दूसरी बात हो गई परिभाषा के बाद दूसरी चीज क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण। तो फिर परिभाषा सुन लीजिए। कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण क्या होता है, तो आप लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र का मान या परिमाण कहते हैं। तीसरी बात पूछा जाएगा कि भैया कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अप्लाई कराऊंगा, तो देखना किसने कितना ग्रहण किया। वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत क्षेत्र की मात्रक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे इसको यहां देख रहे हैं, वैद्युत
क्षेत्र का मात्रक, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा। वैद्युत क्षेत्र का जो पहला मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये कहां से आया, अभी तो पढ़ा था। ई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, एफ बटे क्यू। तो एफ मतलब बल हो गया न्यूटन में और आवेश हो गया कूलाम में। तो वैद्युत क्षेत्र का जो पहला मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मेरे बच्चों ये आगे हम सीखेंगे इसको। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक या एक सूत्र V बटे dB होता है। ये यहां नहीं आएगा, ये आगे जब हम विभव पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन पहले से ये क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए पहले से तैयार भी कर लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक है मेरे बच्चों, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये जो मात्रक वाला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है, तीसरा भी मात्रक होता है, हालांकि चलन में ये दोनों ही होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन एक तीसरा मात्रक भी है वोल्ट। जो मेरे बच्चों होता है, वोल्ट का जो मात्रक है ये आ जाता है जूल प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक हो गया, ये वोल्ट का मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम। और मीटर ऑलरेडी है ही नीचे, तो इसका नया मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, अच्छे से नोट कर लो कॉपी में और मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लो। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की विमा और समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की विमा, विमा कैसे, आवेश की विमा होती है ए टी। तो वैद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है। अच्छा, अब केवल एक पॉइंट और समझ लीजिए, क्या कि अगर मेरे पास वैद्युत क्षेत्र है, मेरे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान है E, और मैंने इस वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, इस वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश रख दिया, और इसी जगह पर क्या रख देता हूं, मान लेते हैं मैं इसी जगह पर एक ऋणावेश रख देता हूं। अब ध्यान देने वाली बात, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो जो धन आवेश होता है उस पर जो बल लगता है, अगर धनावेश कितना है, धनावेश मेरे पास Q है, तो इस पर जो बल लगता है मेरे बच्चों, बल की जो दिशा होती है, बल लगता है Q इंटू ई। बल कितना लगेगा, F बराबर QE। और इसकी जो बल की दिशा है, बल की जो तुम दिशा देख रहे हो मेरे बच्चों, वो कहां होती है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऋण आवेश Q है और उसको E वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इस E वैद्युत क्षेत्र में जो ऋण आवेश होता है उस पर जो बल लगता है मेरे बच्चों, बल का जो मान है, वो बल का मान या दिशा जो है, बल का मान इसका भी होगा F इक्वल्स टू PV। बल के मान में अंतर नहीं आएगा, लेकिन दिशा जो है वो लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब इससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चंस, अब 2010 से 2023 तक इनमें अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी बच्चों को केवल इतने पॉइंट मालूम है तो उसका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अभी मैं इसको वेरीफाई करा दूंगा। जल्दी से फटाफट सारे पॉइंट एक बार देख लो। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मान, परिमाण, सदिश है, मात्रा क्या क्या है। और जल्दी से, अगर आगे जाने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा शुरू से आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पर। चलिए, अब यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया, बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है। आपके सामने क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमा बताओ। ये कितनी बार आया है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार आया है। 2015 में क्वेश्चन आया है, 2016 में, 2017 में। अब तीव्रता की परिभाषा अभी बताया था, परिभाषा मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी आवेश का आसपास का वो क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल लगने लगे, तो क्या कहलाएगा, वो उसके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की परिभाषा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो तीव्रता मतलब कौन सी वाली परिभाषा कहोगे कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है, बल और आवेश का जो अनुपात है वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। मात्रक मैंने बताई दी है अभी आपको, और भी मैं बता दी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो बताओ जरा। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 2011 में आया, 2013 में आया, 2015 में आया, 2016 और 17 में भी आया। जल्दी से फटाफट इसका आंसर सेलेक्ट कर लो, वीडियो को पॉज करके आंसर सेलेक्ट कर लो, देखिए कौन कितना सीख पाया था। और इसका आंसर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये 2014 में क्वेश्चन आया है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वीडियो पॉज करो, फटाफट एक अपना आंसर सोच लो। आंसर सही है वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 4 बार आया, 2009 में आया है, 2014 में आया है, 2018 में और 2019 में। जल्दी से इसका आंसर सोच लो, देखिए क्या आंसर सेलेक्ट करते हो। इसका आंसर क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा कौन सा है, उसने कहा कौन सा नहीं है। तो न्यूटन प्रति कूलम है भाई, ये तो मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर, ये भी मात्रक है। जूल प्रति कूलम प्रति मीटर, ये भी है। कौन सा मात्रक नहीं है, जूल प्रति कूलम नहीं है। तो आखिर मात्रक है किसका, ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा। ये मात्रक वैद्युत विभव का है। ठीक है, तो होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन 2010 और 2012 में आए हुए हैं। अगर वीडियो कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा है या कुछ वैल्यू मिल रही है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे बच्चों। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। अब एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है भाई, आवेश को विक्षेपित कर सकता है। विक्षेपित मतलब किसको अपने रास्ते से हटा सकता है, चल उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। तो विक्षेपित मतलब होता है डायरेक्शन बदलने वाला। तो एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों किसी भी आवेश को विक्षेपित कर सकता है। अब एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या होती है मालूम है, फोटोन होती हैं। ये भी क्या है, एक तरह की फोटोन। न्यूट्रॉन यानी फोटोन, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता, इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा, 0। एल्फा कण, इस पे एल्फा जो कण होता है मेरे बच्चों, एल्फा कण पर +2e के बराबर आवेश होता है। इसको याद रखना, आगे काम आएगा भी। एल्फा जो कण होता है, एल्फा एक ऐसा कण है जो धन आवेशित कण है, और इस पर जो आवेश होता है वो +2e के बराबर होता है, यानी 2 × 1.6 - 90 कूलम। गामा किरणें अगेन, गामा किरणें फिर से क्या हो जाएंगे, फोटोन। ठीक है, अब गामा किरणें फोटोन यानी इन पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें से किन पर आवेश है ही नहीं, एक्स पर नहीं है, न्यूट्रॉन पे नहीं है, गामा पर नहीं है, तो केवल एक ही को विक्षेपित कर सकते हैं जिस पर आवेश है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्फा कण। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन आया 2009 में। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या हल होगा इसका। देखो क्या दे रखा है, एक एल्फा कण न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और एल्फा कण कहा, अभी मैंने आपको बताया था एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है +2e के बराबर, यानी e का मान लगा दिया, यानी 32 - 19। अच्छा, बल का मान मेरे बच्चों कितना होता है, F बराबर क्या होता है, जरा फटाफट सोचो, अभी बताया था QE। तो Q क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई करो, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 3 हासिल, और 15 3 45 और 3 48, और गुणा 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -15 न्यूटन। तो बल का मान कितना हो जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चन से हल्का सा अंदाजा लग गया होगा
कि अगर आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो मेरे बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन, अच्छा मैंने देखा पूरे 2010 से लेकर 2023 तक 2017 में जो पेपर आया वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन आया। कठिन इन द सेंस मतलब ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कह दो कि बाकी जगह बहुत ज्यादा आसान आया था। 2017 के क्वेश्चन थोड़े से, तो थोड़ा एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमानकिक तेल की बूंद को संतुलन करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखो अब ध्यान, अच्छा इन्होंने ये तो दे नहीं रखा है कि धनावेश है कि ऋणावेश है, तो हम ऐसा करते हैं धनावेशी मान लेते हैं। क्या करते हैं, धनावेशी मान लेते हैं अपन लोग। तो ये मान लेते हैं एक तेल की एक बूंद मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे कौन कौन से बल लगेंगे और कहां कहां बल लगेंगे। सबसे पहले किसी भी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कहां लगता है, उसका द्रव्यमान लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये तो हो जाएगा mg। अब अगर अब mg लग रहा है तो mg तो गिराएगा ही गिराएगा नीचे की तरफ। तो अगर इसको संतुलित रखना है तो एक तरीका है कि इस mg के विपरीत दिशा में एक और बल लगे। अब ये बल वास्तव में कौन सा हो सकता है, इस पर q आवेश है, और q का जो मान है मेरे बच्चों वो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी +3e मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अच्छा F बराबर क्या हो जाएगा, QE। अब संतुलन की अवस्था का मतलब है ना तो इसको mg नीचे गिरा पाए और ना ही आवेश पे लगने वाला बल ऊपर। अच्छा एक बात और, मैंने बल ऊपर बनाया, ये धनावेश माना, तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को कैसा मानना चाहिए, ऊपर की तरफ। बोले ऊपर की तरफ क्यों माना, क्योंकि धन आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे बल ऊपर की तरफ चाहिए तो मुझे वैद्युत क्षेत्र भी कहां चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में मेरे बच्चों क्या होगा, QE किसके बराबर हो जाएगा, mg। तो E बराबर कितना हो जाएगा, mg/q। अब इन सबके मान लगा देने हैं अपने। मान कैसे लगाओगे मेरे बच्चों, E मास कितना दे रखा है, 0.001 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम का मतलब होता है 10 की घात -3 ग्राम, ठीक है। इसको मैं बदलना ही सिखा देता हूं। ये जो आप m देख रहे हो ना मेरे बच्चों, m की अगर बात करें तो m है 0.001 मिलीग्राम, यानी 10 की घात -3 ग्राम। लेकिन हमें तो SI सिस्टम में या MK सिस्टम में इसको किलोग्राम में लगाना है, तो लिखना पड़ेगा 0.001 गुणा 10 की घात -3, और ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए -3 और लगाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखो कुल कितने हो गए, ये 10 की घात -9 हो गया सीधे सीधे। कितना हो जाएगा, 10 की घात -9। तो द्रव्यमान जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 10 की घात -9। अभी जगह कम होने के कारण मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और आप याद रखिएगा मैं सीधे द्रव्यमान को लगाऊंगा 10 की घात -9। अब सुनिए, तो m मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, m की वैल्यू है ना, तो m की वैल्यू होगी बेटा 10 की घात -9। g को 10 लगा देते हैं आसानी के लिए, और q कितना हो गया 1.6 -19। ये मैंने आपको पहले सिखाया भी है कि ये हो गया देखो 1/3 गुणा 10 की घात कितना हो गया -8। और जो बटे में है ना 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने अलग सिखाया भी है आपको, वीडियो 1 में सिखाया है इसको। तो ये सीधे हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो ये कितना होगा, 6 से 3 से भाग कर दो इसे, तो कितना हो जाएगा, ई का जो मान है 3 से भाग करने पर 3 है, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, लगभग इतना आ जाएगा। और 10 की घात आ जाएगा 10, 2.08 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो भाई, एक बार इनकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर किसी को लगे सर आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है तो मुझे कमेंट में बता देना, ऐसा हो संभावना हो जाती है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क 2015 में क्वेश्चन आपके सामने आया, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन
और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और दोनों को क्या रखा गया है, दोनों को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख तो दिया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में लगेगा। और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, तो प्रोटॉन पर जो बल लगता है मेरे बच्चों, वो कहां लगेगा, प्रोटॉन पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अच्छा, उसने कहा कि इसमें से किसका त्वरण अधिक होगा, तो मेरे बच्चों त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे द्रव्यमान। अच्छा, बल का मान दोनों में समान होगा, ये भी Q इंटू ई होगा और ये भी Q इंटू ई। अब यहां पर मेरे बच्चों दोनों का आवेश भी बराबर है, ये सारे बच्चे मेरे जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश अलग अलग नहीं होता है ना, बराबर आवेश होते हैं दोनों पर, तो इन दोनों के बल तो समान हो गए। इसका इसके बल का मान भी E इंटू ई होगा और इसके बल का मान भी E इंटू ई होगा। ठीक है, यानी त्वरण की अगर हम बात करें तो F बटे M में F दोनों के लिए कैसा हो गया, नियत हो गया, दोनों के लिए समान है, तो त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा मेरे बच्चों, द्रव्यमान के। यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा, उल्टा है ना, अब बटे में आ रहा है, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। अब फैसला इस बात का करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में द्रव्यमान कम किसका होता है, सोचो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्यादा होगा प्रोटॉन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये 2012 में आया है। 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अच्छा, ये पॉइंट यार छूट गया मुझसे, तो इसी में समझ लेते हैं। अगर कोई क्यू आवेश है और उससे r दूरी पर आपसे कहा जाए वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ, ये सूत्र याद रखना। ठीक है, सूत्र कैसे आया इसका डिटेल वीडियो में पहले अलग बना चुका। तो आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। बार बार याद दिला दूं, ये जो सीरीज चल रही है इसका मेन उद्देश्य आपके न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करना है, क्योंकि हर जगह चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, फिजिक्स अगर कहीं आती है तो उसमें पूछा क्या जाता है, वहां डेरिवेशन नहीं आते, क्या आते हैं हर जगह न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। तो ई का मान, अच्छा अब ई का मान कितना दे रखा है, ये तो हो गया 450, ई का मान दे रखा है देखो। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, क्यू 5 × 10⁻⁻8 और बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁸ और बटे में कितना हो जाएगा 450। अब ये सॉल्व करें यार, ऐसे सॉल्व कैसे करें, देखो एक काम करते हैं, वैसे आसान सा है, 9 × 5 और 450, 10, ध्यान से देखो, 10 ही बचा, 10⁻9 है और 10⁻⁻8 है, तो 10 बचेगा, 10 से एक जीरो हटा दो और इन सबको कैंसिल कर दो, 1 आ गया। अब आर स्क्वायर आ गया 1, देखो कितना आंसर आसान सा आ गया, आर स्क्वायर का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट करोगे तो भी क्या आएगा, अंडर 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10। अब फिर से दो, मैंने बोला मैंने देखा कि 2017 का जो पेपर आया उसमें थोड़े से क्वेश्चन अलग तरह के थे। अब जैसे ये क्वेश्चन सामने है कि केंद्र O पर क्या बताना है, केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है, O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब यहां ध्यान से क्वेश्चन देखो, आसपास कितने आवेश आपको दिखाई देंगे मेरे बच्चों, यहां पर आपको 4 आवेश दिखाई देंगे, देखो चारों आवेश दिखाई देंगे, आप दिख रहे हैं। और इन 4 आवेश की अगर आप बात करोगे तो O पर कैसा कैसा वैद्युत क्षेत्र होगा, जो धनावेश होता है ना वो वैद्युत बल रेखाओं को अपने से दूर निकालता है, और ऋण आवेश क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं को अपने पास बुलाता है। जैसे मान लो ये धनावेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ये सबने पढ़ा हुआ है, इसके डिटेल वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूं। और अगर मान लो ऋण आवेश होता तो ये वैद्युत बल रेखाओं को अपने पास बुला लेता, ये अंतर होता है। ठीक है, आप देखो इस चीज को लगाते हैं, सुनो। अब यहां पर O बिंदु पर -2 क्या करेगा, ये
इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, देखो इसका नाम भी रख देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा मजेदार चीज बताता हूं, यहां पर इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखो -2q इस तरफ होगा, इसको ई ए कह देते हैं। और ये जो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है -q, इसका वैद्युत क्षेत्र इधर। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है, छोटा क्यों बनाया है, सीधी बात है यार, -2q की ताकत ज्यादा होगी और -q की ताकत उससे जस्ट आधी होगी, तो ये कितना होगा, EC इस तरफ आ गया। ऐसी प्लस वाला +2q क्या करेगा, +TQ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इससे बाहर की तरफ होगा, इस तरह से ये होगा बाहर की तरफ, ये और ज्यादा होगा क्योंकि +2q ज्यादा है, ठीक। और ये दूसरा वाला जो बी पॉइंट पर +q बैठा है उसका वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, ये हो जाएगा ED और ये होगा EB। अब ये चारों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो EA को कैंसिल करने की कोशिश करेगा EC, और ED को, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ED को कैंसिल कौन करने की कोशिश करेगा, ED को, देखो ये जो ED है ना, इसको कैंसिल करेगा EB, और EA को कैंसिल करने की कोशिश करेगा EC। तो कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, ध्यान से वाली बात, यहां पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये आ जाएगा EA माइनस EC, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये आ जाएगा ED माइनस EB। अब यहां वैद्युत क्षेत्र का मान देखो, समझने की कोशिश करना, अगर मैं कह दूं EC का मान E है तो EA का मान 2E होगा। बोले सर आपने डबल क्यों कर दिया, यार आवेश डबल हो गया कि नहीं, जब वैद्युत क्षेत्र और आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, आवेश डबल तो वैद्युत क्षेत्र डबल हो गया। ऐसे अगर मैं इस +q जो बी पॉइंट पर बैठा है ना +q, इसका वैद्युत क्षेत्र मैं E कह दूं, तो D पर जो 2q है उसका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा 2E, डबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 2E माइनस E, और ये भी हो जाएगा 2E माइनस E, और बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना बचा, ये बचा E, ये कितना बचा, ये बचा E, बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। तो अगर दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो तो कुल वैद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा इन दोनों का √ कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, √E² प्लस E² प्लस 2E इंटू E cos 90, और cos 90 हो जाता 0, तो √ के अंदर क्या बचा, 2E², यानी √2 इंटू, ये आ गया EO, O पर वैद्युत क्षेत्र। अब E का मान लगा दो, E का मान क्या लगा दोगे, देखो तो ये आ जाएगा √2, ऐसी लिखो, थोड़ी इधर करके लिख देता हूं, जगह नहीं, यानी यहीं पर लिखें √2, तो ये आ गया, और E का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। और मेरे बच्चों R कितना लगाएं, इसमें अगर उन्होंने इसकी साइड को A दे रखा है तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी A/2, ये दूरी कितनी हो जाएगी, A/2। तो आप क्या लगा दोगे मेरे बच्चों, इसको लगा दोगे √2 1/4πε0 Q/r² की जो लगा दोगे A²/4, क्योंकि A/2 का स्क्वायर करोगे, A/2 का स्क्वायर करोगे तो A²/4 आ जाएगा। यानी उत्तर क्या आ गया अपने पास, EO आ जाएगा 1/4πε0। इससे अच्छा अंदाजा तो लग गया होगा यार, क्या अंदाजा लग गया होगा कि पेपर 10 साल में कभी कभी टिपिकल आ भी जाता है, ये थोड़ा सा पेपर टिपिकल भी आ जाता है कई बार, ठीक है, तो EO आ जाए। चलो अब नेक्स्ट फिर से 2017 का क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, देखो कितना आवेश दे रखा है, एक आवेश कितना दे रखा है, एक आवेश, ये दो आवेश हैं, एक कितना है 5 × 10⁻⁻19, और दूसरा आवेश है 10 × 10⁻⁻19। वो कह रहा है इनके बीच में किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। कैसे कर सकते हो, देखो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य कैसे निकाल सकते हो मेरे बच्चों, यहां पर एक तरीका क्या है, देखो मान लेते हैं इस जगह पर शून्य होगा, P बिंदु पर, ये दूरी मान लो x, और कुल दूरी कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो बची हुई दूरी हो जाएगी 1 - x।
1 माइनस एक्स। अच्छा, ये प्लस आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे बहाएगा, ये हो जाएगा E1, 1 पॉइंट मान लो। और ये जो उल्ट सीधे हाथ पर रखा है ना 10 वाला, ये वैद्युत क्षेत्र को यहाँ, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे वो हिस्टोरिकल सीरियल में आते थे, एक ने यहां से तीर छोड़ा, एक ने यहां से तीर छोड़ा। तो कह रहा वो बिंदु बताओ जहां पर दोनों के तीर ऐसे ऐसे लड़े और फिर दोनों गायब हो जाए। होता था ना कई बार। तो P बिंदु पर तुल्य विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाए, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा मेरे बच्चों जब E1 का मान E2 के बराबर हो जाए। जब E1 E2 दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे का मान को खत्म कर देंगे। अब E1 कितना होगा? E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना? 5 गुणा 10 की घात -19। और बटे दूरी कितनी है? देखो 5 से P बिंदु की दूरी कितनी है, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला जो आवेश है, इससे P बिंदु की दूरी कितनी है? x² बराबर। अब जरा दूसरे वाले आवेश को देखो, ये 10 वाले आवेश को देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणा 10 की घात -19/1। अच्छा, इससे एक बेटा एक फायदा और होगा, आपको हल्के से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो उस, है ना, उससे अंदाजा लगेगा कि ये सब चीजें अगर आप अपने आप समझ पा रहे हो, अपने आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। और आप अगर आपके यहाँ जैसे मान लो ये सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आपको उसके बाद भी सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बेटा सीधा सा हो गया कि हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। तो इस सीरीज के थ्रू आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि हमारा ये जो टॉपिक तैयार हो गया है, क्या बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ये तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन सारे आपको होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब टॉपिक तैयार है आपका। अच्छा, अब क्या कैंसिल? 10 के बाद -19 से 19 कैंसिल करो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 1/x बराबर 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो, x² है, दोनों तरफ का वर्गमूल लो, तो वर्गमूल लेने पर 1/x बराबर √2 1 माइनस एक्स, तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा करने पर 1 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा √2x। x को दूसरी साइड ले जाओ तो 1 इक्वल्स टू x प्लस √2x, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस √2x। तो मेरे बच्चों x का मान आ जाएगा 1/1 प्लस √2, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि √2 का मान लगाओ, इतना ही छोड़ सकते हो। नहीं, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं हमेशा के होमवर्क में जरूर दूंगा आपको, लेकिन ये कराता हूं मैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, ये 2023 में सबसे लेटेस्ट यानी पिछली साल ही क्वेश्चन आया है। अब जल्दी से चेक करो क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। क्या कह रहा है? m द्रव्यमान का तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर y दूरी तय करे। देखो हुआ क्या, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र लगा था, ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, आपने एक आवेश को रखा, Q आवेश को। तो जैसे ही आप रखोगे उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो U का मान तो 0 है। बोले 0 क्यों है? क्योंकि उसने लिखा ना विराम अवस्था से चलकर, तो यानी U कितना हो गया? 0 बल। अब ये चलने लगा, बल के कारण क्या हो गया? चलने लगा। अब चलने लगा तो जब ये y दूरी चल चुका था और y दूरी चलकर कहां पहुंच गया? y दूरी चलकर पहुंच गया P बिंदु पर। तो यहां पर इसका वेग बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वेग कैसे निकाले? भाई सीधी बात है, को जैसे फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल रखी हुई है, आप आए दौड़ते हुए, आपने क्या किया? फुटबॉल को लेकर दौड़ना शुरू कर दिया, तो आपने बल लगाया और उसमें वेग ले आया। तो वेग का सूत्र क्या होगा मेरे बच्चों? वेग का सूत्र होता है v² बराबर u² प्लस 2as। गति की तृतीय समीकरण, कौन सा समीकरण है? तृतीय समीकरण। तो गति की तृतीय समीकरण क्या कहती है मेरे बच्चों? v² बराबर u² प्लस 2as। यहां पर u का मान 0 हो जाएगा। बोले 0 क्यों? क्योंकि यार विराम अवस्था से चल रहा है। तो v² किसके बराबर हो गया? 2as। तो v किसके बराबर हो गया? √2as। अब √2 a मतलब क्या है? यहाँ a का मतलब है भाई त्वरण। बोले त्वरण का मतलब? त्वरण का मतलब है बल बटे द्रव्यमान, और बल बटे द्रव्यमान का मतलब बल कितना होता है? ये मैंने लिख पाया था QE बटे m। तो त्वरण की जगह क्या लगा दोगे आप? QE बटे m। और दूरी कितना चला? y दूरी चला, क्वेश्चन में दे रखा है देखो, y दूरी चलता है, y लगा दो, हो गया सिद्ध। तो क्वेश्चन 2023 में कठिन नहीं है।
तो इसका वेग कितना हो जाएगा, √2q E। अच्छा यहाँ डी दे रखा है, हाँ भाई वे थोड़ा सा गड़ जाता है, हो सकता है मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी, हाँ वाई होना चाहिए, वाई 2q/m, ये अपने पास सूत्र। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन, अच्छा एक आध क्वेश्चन और है, चलो तो एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, इसका मतलब अब नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी 2023 में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते। फटाफट सोचो क्या आंसर होना चाहिए कि आवेशित कण के पथ की प्रकृति लिखो, यानी किसी आवेशित कण किस पथ पर चलेगा उसकी प्रकृति लिखो जब ये वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करे। देखो जरा, ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, और इसमें एक कण लिया आपने, आवेश है, ठीक है, आवेश है। अच्छा आवेशित कण में जब ये ना दे रखा हो धनावेश है ऋण आवेश, तो धन मान लेते हैं हम। तो अब ये इसी दिशा में गति कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, तो इसका पथ कैसा होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है, जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करे तो उसका जो पथ होता है वो पथ होता है सरल रेखा, या सरल रेखीय पथ कह सकते हो, सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन अगर कोई कण कैसा है, अगर कोई कण इस तरह से है कि वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे, अब गति करेगा ऐसे, और तुमने क्यू आवेश को ऐसे फेंक दिया ऊपर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो सीधी सी बात है इस पर बल कहां लगेगा मेरे बच्चों, इस पर बल तो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि बल तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ये कण धीरे सीधे ना जाके घूमने लगेगा, स्विच जा रही है कोई ऊपर और तुम बल इधर लगाने लगे तो बेचारा सीधे ना जाके घूमने लगेगा ऐसे। जब घूमने लगेगा तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परवलयाकार। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि अगर किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश फेंक देंगे तो उसकी गति सरल रेखा होगी, लेकिन अगर उसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत भेजेंगे तो उसकी गति सरल रेखा नहीं होगी, उसकी गति होगी परवलयाकार, उसका पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब ये आपका ये 2022 में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह थ्योरी में दिया जाता है। मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन आप पढ़ो बुक से और कमेंट करके बताना, लिखना मुझे, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है। हालांकि मैं इसको जल्दी से बता भी सकता हूं, मैंने थ्योरी वाले जो वीडियो बनाए हैं उसमें इसको बताया भी है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप पढ़ कर लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे बच्चों आज का वीडियो केवल यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो डे 5 बनेगा इसमें हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। तब तक के लिए इतना ही मिलेगा।